सो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी सोशल साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आज की जो प्यारी सी क्लास होगी ना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आज हम लोग सोशल साइंस के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा में रखे हुए हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतने सारे तो क्वेश्चन करवा ही दिए हैं, तो आज इन क्वेश्चंस की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि कहते हैं कि परिवर्तन जो होता है वो संसार का नियम होता है और हर साल कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो घुमा करके पूछे जाते हैं। आज वही सारे हम सवाल करने वाले हैं कि अगर आपका सपना 100 में 100 का है, क्योंकि इस चैनल से पढ़ करके सामाजिक विज्ञान में भी 99 नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो भाई आप लोग आज के इस सेशन में हमारे साथ में अपने सामाजिक विज्ञान के टॉप जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ में कवर करेंगे और पूरी क्लास में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका आंसर भी करोगे आप लोग। और साथ ही साथ में आज आपका त्योहार भी है, तो थोड़ी क्लास ज्यादा बड़ी ना करके छोटी ही करेंगे, है ना, और हर चीज डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलें प्यारी सी क्लास को शुरू करें पहले क्वेश्चन के साथ। एक बार फटाफट से बता दो। अरे वाह, आज तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बच्चे क्लास में हो सकते हैं। मुझे लगा था कि आज सब त्योहार में बिजी होंगे, लेकिन ना भाई, हमारे बच्चों का कहना है कि सर हमारा असली त्योहार तो तब होगा जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा असली त्योहार तब होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो चलिए पढ़ाई करते हैं बिना देर किए हुए और शुरू करते हैं आज के प्यारी सी क्लास को। पहला सवाल हमारी नजरों के सामने है, लिखा है कि भूमि अवनयन यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का प्रमुख कारण क्या है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। इसका मतलब ये है कि जो भूमि का क्षय हो रहा है ना, या आपसे पूछा जा रहा है उसका कारण क्या हो रहा है। क्या वो बाढ़ है, या फिर वनों की कटाई है, या फिर ज्वालामुखी है, या फिर पूछा गया कि नहीं नहीं भाई इनमें से मृदा अपरदन। तो आपको बताना है फटाफट से कमेंट करके कि क्या आंसर होना चाहिए। क्या सर हमारे बच्चे आंसर करना शुरू कर रहे हैं? ए आंसर कर रहे हैं। देखो, भूमि का अवनमन यानी कि जो क्षय हो रहा है, भूमि का क्षय हो रहा है, क्या बाढ़ के कारण हो रहा है, या वनों की कटाई के कारण हो रहा है, या ज्वालामुखी के कारण हो रहा है, या मृदा अपरदन के कारण हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे प्यारे बच्चों ने भी दिया है और इसका करेक्ट आंसर होगा वनों की कटाई का, क्योंकि हमसे पूछा गया है यहां पे प्रमुख कारण यानी मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा कि भूमि के अवनयन का जो कारण है वो है वनों की कटाई। अब सर समझिएगा, सर इसका आंसर वन क्यों नहीं हो सकता है, ज्वालामुखी क्यों नहीं हो सकता है, मृदा अपरदन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो, भूमि अवनयन का मतलब ही यहां पर मृदा अपरदन है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और ज्वालामुखी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते थे, तो याद रखिएगा कि जब पहले वन की कटाई होती है तभी बाढ़ आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं बस। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, सो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे कि भारत में भूमि का सबसे बड़ा उपयोग कहां होता है? ऐसे सवाल जो आज तक बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित ये सवाल है और ये 26 में आ सकते हैं। लिखा है कि भारत में भूमि का सबसे बड़ा उपयोग कहां पर होता है? खेती में, वन क्षेत्र में, चारागाहों में, या बंजर भूमि। यानी भारत की जो सबसे, कह रहे हैं कि भारत में भूमि का सबसे बड़ा उपयोग। अब बंजर भूमि का क्या ही उपयोग करते हैं हम लोग? उसका तो कहीं उपयोग ही नहीं करते। सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग कहां करते हैं? वन में, या फिर चारागाहों में, या फिर मेरे प्यारे बच्चों खेती में। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? वाह क्या बात है, 74% बच्चे हमारे करेक्ट आंसर खेती ही कर रहे हैं। और करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? खेती। क्योंकि याद रखिएगा, जो भी भारत की भूमि है उसमें से 43% भूमि ऐसी है जो कि मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह बात नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि भारत की जितनी भी भूमि है उसमें 43% जो भूमि है वो 43% भूमि कैसी है? मैदानी इलाके वाली है। कैसी है बच्चों? मैदानी इलाके वाली है। जबकि 30% जो है, तो 30% कैसी है? 30% भारत में अगर हम लोग बात करें पहाड़ी एरिया है, और जो 27% बात करें तो पठारी है। तो मैदानी इलाका ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है सर कि खेती में भूमि का उपयोग ज्यादा होता होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है।
आगे चलें क्या? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है? आगे चलें, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल हमारी नजरों के सामने रखा हुआ है, तो अगला सवाल क्या है जरा ध्यान से देखो। अगला सवाल है कि विकास का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना तभी आंसर कर पाओगे। यानी विकास जो है उसका सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? याद रखिएगा, एक होता है मानव विकास सूचकांक HDI, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। अब इसको समझो, HDI, ठीक। अब प्लीज ध्यान से समझना, इसके 3 पैमाने हैं। पहला कि शिक्षा, दूसरा आय, और आय में भी कौन सी आय? प्रति व्यक्ति आय। नोट कर लीजिएगा, 3 पैमाने हैं, तो प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है जो शिक्षा, आय और स्वास्थ्य है। ठीक है, तो सर हम समझ गए कि सर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल जनसंख्या और निर्यात का कोई सेंस यहां पर नहीं बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। एकदम नए प्रश्न, एकदम तगड़े, और यहीं से पेपर में सवाल जो है वो आपके पेपर में बनेगा और ये आपको करके आना होगा। ठीक है, आगे चलें बच्चों, एक बार फटाफट से बताना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रक कौन से हैं? अब ये पूछा है कि भारत की अर्थव्यवस्था, चैप्टर ही हमने आप लोगों को पढ़ाया है ना, भारत की अर्थव्यवस्था। तो आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रक कौन से हैं। क्या वो ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक हैं? ये क्षेत्रक तो आपने कहीं पढ़े ही नहीं है, ठीक, तो ये काम खत्म। क्या सार्वजनिक, निजी? हाँ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आपने पढ़ रखे हैं, मिश्रित भी पढ़े, लिमिटेड में आ जाएंगे हमारे। पर भाई ध्यान से सुन लो, लेकिन यहां हमसे पूछा कि भारत की अर्थव्यवस्था से, तो भारत की अर्थव्यवस्था से अगर बात करें, 3 प्रमुख क्षेत्रक के बारे में बात करें, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब जो ये प्राथमिक क्षेत्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्रक। नोट कर लीजिएगा इसको कहीं पर, इसका दूसरा नाम है कृषि क्षेत्रक, ठीक। जो द्वितीयक क्षेत्रक होता है इसको बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्रक। प्लीज इनको नोट करिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तीसरा बच्चों जो है हमारे पास वो है तृतीयक क्षेत्रक, और जो तृतीयक क्षेत्रक है इसको हम लोग सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। तो सर तीसरा सवाल हो जाएगा सेवा क्षेत्रक। तो याद रखिएगा, कृषि उद्योग नहीं होगा, इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर की पत्नी का नाम फूल कुमारी लापता है, फूलमती लापता कुमारी, नहीं नहीं ये नाम नहीं है, पत्नी का नाम है फूल कुमारी लापता देवी। आगे पीछे क्यों कर देते हो भाई? आधार कार्ड अभी चेंज कराना पड़ेगा मुझे। चलो भाई, और खर्चा बढ़ जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस घटना के विरोध में की थी? असहयोग आंदोलन आपको बहुत अच्छे से पता होगा। गांधी जी 1915 में लौटे, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए। आते ही 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह कर दिया, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, बहुत अच्छे से पता होगा आपको। 3 उन्होंने सत्याग्रही आंदोलन कर दिए थे, ठीक। आगे बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे घटनाएं घटती चली गई। 1919 में एक घटना घटी जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में घटी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी उससे बहुत ज्यादा क्या हुए, प्रभावित भी हुए कि भैया ये घटना तो नहीं घटनी चाहिए, और वो अंग्रेजी जो कमान थी उसको छोड़ते हुए फिर उन्होंने एक फैसला लिया कि भैया हम ऐसा करेंगे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के बीच में एक और घटना भी घटी जिसका नाम था यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो है खिलाफत आंदोलन। लेकिन खिलाफत आंदोलन इसका कारण नहीं था, खिलाफत आंदोलन तो दूसरा था, उसमें गांधी जी ने बस साथ दिया था। तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा या फिर बंगाल विभाजन? ना, बंगाल विभाजन याद रखना कि 1905 में हुआ था,
ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, चंपारण सत्याग्रह भी खत्म हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत में जो हुई गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू की थी। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह क्या बात है, एक तरफ से बच्चे भी लिख रहे हैं सर 1 अगस्त को, वेरी गुड। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? नोबिता और सिजुका से? यह संबंधित किससे है? यह संबंधित क्या जल संरक्षण से है, या फिर वनों की रक्षा से है, या पशु संरक्षण, या फिर भूमि सुधार? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित कुछ लोगों के नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहला नाम सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, प्लीज इसको ध्यान में रखिए, ये नाम पहला याद रखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, ठीक, ये पहला नाम। दूसरा नाम आप याद रखिए गौरा देवी, ठीक, गौरा देवी। ये लोग वनों की रक्षा के लिए वनों से चिपक जाते हैं, ताकि कहते हैं कि वन हमारी संपत्ति है, आप इसको नहीं काट सकते, ठीक, वन ही हमारा आधार है। तो अब ये जल से संबंधित था, वन पशु संरक्षण भूमि सुधार नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये वनों की रक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये कहां पर चलाया गया ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, उत्तराखंड। और उस समय पर उत्तराखंड नहीं था, तो भैया उत्तराखंड की जगह पे आप उत्तर प्रदेश उस समय पर था, और उत्तर प्रदेश के चमोली, जो कि प्रेजेंट में आप अगर बात करें अब उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि बाद में पहले उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना हुआ है, तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकती है। तो उस समय उत्तराखंड नहीं था, तो उस समय पर उत्तर प्रदेश का भाग था, लेकिन इस समय पर चमोली हमारे उत्तराखंड का भाग हो गया है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह क्या बात है। एक तरफ से सर क्या मैं एमपी बोर्ड से हूं, पढ़ सकता हूं? डेफिनेटली, क्योंकि देखो सोशल साइंस में सारे बोर्ड्स का सिलेबस सेम ही है, तो आप अगर यहां से सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं, बाकी तो यूपी बोर्ड पढ़ा ही रहे हैं, हम लोग भी यूपी से ही हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अगला सवाल है हमारे पास कि लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ लोकतंत्र का अर्थ क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो आप बताओगे कि लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए शासन, जनता का जनता के लिए शासन। बस अगर ये बात आपने लिख दी तो टीचर समझ जाएगा ये बच्चा मेहनत करने वाला है। बस ये कोड वर्ड याद रखो कि लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का जनता के लिए शासन, यानी इसमें जनता की भलाई देखोगे, इसमें निगेटिव पॉइंट देखोगे तुरंत नंबर कट जाएंगे, तुरंत आप इसको ऑप्शन में काट दो। यानी हमने क्या कहा कि अगर कहीं निगेटिव देखो, कह रहा बहुमत की जीत, बहुमत की जीत ऐसा है लोकतंत्र का मतलब ना। कह रहा सामाजिक समानता, हाँ यहां पे समाज के बारे में बात हुई, जहां पे आपको निगेटिव चीज आए वहां पे ऑप्शन काट देना, ठीक। कह रहा आर्थिक लाभ, अच्छा लोकतंत्र का मतलब है कि ज्यादा लाभ होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ वो अलग चीज है कि भाई घोटाला वोटाला हो जाते हैं। राजनीतिक प्रभुत्व, ऐसा भी नहीं हो सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को बलशाली नहीं बोलेगी। सामाजिक समानता, बाकी बात अलग है, पर नियम यह कहता है कि समाज में समानता होनी चाहिए, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां पे लड़ाई झगड़े कम होते हैं, ये बात भी हमेशा याद रखना, क्योंकि लोकतंत्र का एक अर्थ होता है कि भैया जनता का जनता के लिए शासन, और जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी भाषा वाले या किसी धर्म के लोग हों, लेकिन उनके बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होने चाहिए, सबको एक समान माना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ऐसा नहीं है भारत में कि भैया हम हिंदुओं के पास आधार कार्ड है लेकिन हमारे मुस्लिम भाई बहनों के पास आधार कार्ड नहीं है, क्या ऐसा है? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है क्या बताओ? नहीं है ना। अगर कोई स्कीम आती है तो जो हिंदुओं के लिए आएगी वही मुस्लिमों के लिए आएगी, वही सिखों के लिए आएगी, वही ईसाई के लिए आएगी, वो हर धर्म के लिए आएगी। इसको कहते हैं जनता का जनता के लिए शासन, और इसको कहते हैं सामाजिक समानता। आगे चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास बैंक क्या कार्य करता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि बैंक का काम क्या है। क्या बैंक ऋण देता है? ऋण का मतलब समझते हो? ऋण का मतलब समझते हो? लोन। लोन का मतलब समझते हो? नमक नहीं भाई, लोन नमक नहीं। ऋण का मतलब लोन अर्थात पैसा जो आप बैंक से लेकर के आते हो,
ठीक, तो बैंक से आप क्या ऋण लेते हो, पैसा लेते हो? हाँ सर, जरूरत पड़ने पे बैंक हमको ऋण दे सकती है, लेकिन उसके लिए ऋणाधार होना चाहिए। हम किस पे ऋण लेंगे? हमारे पास गाड़ी है, घर है, जमीन है, बंगला है, हम किस पे ऋण लेंगे? बैंक कहती है पहले आधार दिखाओ, ठीक, और तब हम आपको ऋण देंगे। तो सर ये वाला ऑप्शन हो सकता है। बैंक हमको ऋण देती है, देती है। क्या धन जमा करना बैंक का काम है? यस, बैंक पैसा जमा भी करती है और उस पर हमको ब्याज भी देती है, और जब हम ऋण लेते हैं तो हमसे ब्याज लेती है। ठीक, फिर कह रहे हैं भुगतान की सुविधा देना, और क्या, पैसा जमा कराओ, जब मन करे निकाल भी लाओ। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम 20,000 रुपए जमा कराए और लेने गए, बैंक वाले ने कहा आज पैसा नहीं है कल लेना, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब ये सारे काम हमारी बैंक करती है। और हाँ, ऐसे सवाल आते हैं। अच्छा, एक छोटा सवाल पूछूं आपसे, अगर मेरी बात आपके दिल को लगे तो आप इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पहला काम कर देना, लाइक कर देना। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो। आपको सोशल साइंस पे प्रॉब्लम होती है ना, याद करते हो तो समझ में नहीं आता है ना? अगर यस तो बोलो, मैं आपके दिल की बात समझता हूं। नहीं आती ना सोशल साइंस समझ में? जब याद करने बैठते हो तो लगता है कि भैया क्या पढ़ रहा हूं मैं, क्या रीजन है इसके पीछे? चलो मैं आपको वजह बताता हूं आज, आखिर क्यों सोशल साइंस ऊपर से जाती है। रीजन बहुत सारे हैं। एक रीजन सबसे बड़ा है कि 6th 7th 8th 9th में हम सोशल साइंस को, हिंदी मीडियम के बच्चे सोशल साइंस को नथिंग समझते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि भाई सोशल साइंस मतलब नथिंग, आज कल पेपर है, आज पढ़ूंगा पेपर दे आऊंगा। अगर सोशल साइंस टफ लगती है तो सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि 9th में जितनी चीजें आप 10th में पढ़ते हो उसका 80% 9th में पढ़ लेते हो। मैंने 9th का सिलेबस स्वयं देखा हुआ है और स्वयं पढ़ाया हुआ भी है ऑफलाइन। तो भाई 80% चीजें वही होती हैं जो 9th में होती हैं, थोड़ा बहुत अपडेट होता है बस। अब दूसरी चीज सुनिए, ये पहला कारण होता है। लेकिन सर अब हम इसको कैसे सुधारें, हम कैसे सोशल साइंस को पूरा तैयार करें? आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, और मैंने जिन बच्चों को बताया है वो बच्चे सोशल साइंस में आज भी, अभी आज मैं देख रहा था, खुशी पांडे नाम की एक लड़की है बैच में, यही बोल रही थी सर पहले मुझे सोशल साइंस बहुत टफ लगती थी, आपने मुझे तरीका बताया और वो तरीका काम कर गया, और अब मैं सोशल साइंस में बहुत ज्यादा। खुशी कमेंट करके बताओ मैं सही कर रहा हूं, हो आप क्लास में, मुझे पता है। तो आप मुझे बताओ वो तरीका काम किया? हाँ किया। अब वो कौन सा तरीका था? एक चैप्टर को उठाइए और अगर वो चैप्टर आपको नहीं याद हो रहा है उसके मेन पॉइंट लिखिए। जैसे एक, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात, आप एक चैप्टर उठा लो भारत में राष्ट्रवाद, या कोई भी चैप्टर उठा लो। भारत में राष्ट्रवाद उठाया, 1914 से चैप्टर शुरू होता है, खत्म कहां पर होता है? भारत जब तक आजाद नहीं हो जाता, यानी 1950 तक। उस टाइम पीरियड को आप अलग अलग पेज में लिख दो, और जो घटनाएं उसमें घटी हो एक दिन लिख दो, और देख लेना दूसरे दिन चैप्टर आसान लगेगा। दूसरे दिन चैप्टर आसान लगेगा। आपको चैप्टर समझ में नहीं आता, जल संसाधन, संडे लेकर के क्लास आ रहा हूं, ऐसा फ्लो चार्ट के साथ बताऊंगा, आप बोलोगे सर ऐसे आता है सर चैप्टर समझ में, तो आप उसको फ्लो में लिखो। आप 30 मिनट 20 मिनट के वीडियोस के चक्कर में अभी मत पढ़ो, नहीं तो बेटा पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है अभी आप केवल इस पे फोकस करो कि चैप्टर को समझो अच्छे से, और एक बार अगर नोट्स बन जाएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। ये वाला मेथड अपनाना जो मैंने अभी बताया, तुम फोड़ के आओगे पेपर में। चलो अब अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि ऋण का अनौपचारिक स्रोत क्या होता है? सर अनौपचारिक स्रोत क्या होता है? अनौपचारिक, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। नाम से पढ़ो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अनौपचारिक क्या होता है और औपचारिक क्या होता है? एक बार पढ़ लो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है? सुनो, जो औपचारिक होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक संस्था है, कोई एक संस्था है और संस्था के द्वारा आपको क्या दिया जा रहा है, उस संस्था के द्वारा आप ऋण लेकर के आते हो, है ना? हमसे पूछा ना ऋण का, जैसे एग्जांपल बैंक। आप बैंक जाओगे तो बैंक पहले आपसे ऋणाधार पूछेगी, है ना, कि भैया मुझे बताओ किस पे लोन चाहिए। यानी आप एक संस्था होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक होगी, कोई एक बैंक होगी, वहां आप लेने के लिए लोन जा रहे हो, है ना, बैंक होगी, या कोई भी बैंक हो सकती है, सरकारी कोई भी संस्था हो सकती है ना। अगली चीज देखो, दूसरी चीज वो आपसे क्या बोलेगी? आपसे बोलेगी कि मुझे ऋणाधार दो। यानी किस पे लोन लोगे आप भाई? आपके पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन है आपके पास जिस पे आपको लोन लेना है? आपने कहा सर 5 बीघा, तो 5 बीघा जमीन पे लोन देगी वो आपको। 10 बीघा जमीन पे लोन देगी, ऋणाधार पूछेगी। तुम्हारे पर मार्कशीट होंगी ना हाई स्कूल इंटर की, उस पे लोन मिल जाता है।
हर चीज पे लोन मिल सकता है, गाड़ी है उस पे लोन मिलेगा, उसको ऋणाधार बोलते हैं। यानी ऋण का आधार, जो आप लेने के लिए जा रहे हो ऋण, उसके ऊपर का आधार क्या है तुम्हारे पास, राइट। अच्छा देखो, तो सर औपचारिक में ये आ गए कि भैया ये चीजें हमको चाहिए, जिसके लिए जो कि एक संस्था होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, उसके औपचारिक स्रोत बोलेगा मुझे ऋणाधार चाहिए। अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। अनौपचारिक में आपके मित्र हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई साहूकार हो सकता है ना, जो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि भैया आप जो है मुझे ऋणाधार दीजिए। अब वो अलग चीज है, ठीक। तो दोस्ती यारी में लिया गया ऋण, ठीक। तो क्या बैंक हमसे ऋणाधार मांगेगी? बिल्कुल। कोई सरकारी संस्था मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी, ठीक है। कोई संस्था मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी। क्या साहूकार भी मांगेगा? क्या आरबीआई मांगेगी? साहूकार को आपको ऋणाधार देने की जरूरत नहीं है, और साहूकार कोई ऋण मतलब कोई सरकारी संस्था वाला आदमी नहीं है, यानी बस एक नॉर्मल इंसान है जो आपको ऋण दे सकता है, वो आपसे ऋणाधार नहीं मांगेगा। तो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है, एक तरफ से साहूकार। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, जो सारे बैंक को नियंत्रित करता है, जो ये जारी करेगा कि भैया आपको कितना % ब्याज देना है ना, जो कितने % पे आप कितना % आपको ब्याज मिलेगा, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है। यानी सारी बैंक का हेड कौन है? कौन है भाई? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? ना। क्या आईसीआईसीआई है? ना। क्या पंजाब नेशनल बैंक है? ना। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रहेगा, भूलोगे तो ना 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 ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी करेक्ट आंसर होगा सारी बैंक का एक सेंट्रल बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। वेरी गुड सर, पोल दे दीजिएगा बच्चों को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि लौह एवं रक्त एवं लौह नीति किससे जुड़ी हुई है? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2026 के अपकमिंग में आपको देखने को मिल सकता है। ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन, ये नीति किससे जुड़ी हुई है, आपको ये बताना है, ठीक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक यूरोप का देश है जिसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है भाई? जिसका नाम है जर्मनी, और ये सब आपको पढ़ाया गया है, ठीक। जिसका नाम क्या है? जर्मनी। अब मुझे बताओ कि जर्मनी के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी? क्या वो नेपोलियन थे? ना। इनका संबंध तो फ्रांस से है। क्या वो मैटरनिक थे? ना। मैटरनिक का संबंध इटली से है ना, सॉरी ऑस्ट्रिया से है, ठीक। और हिटलर? ना। क्या बिस्मार्क? यस, वो मैथ्सनी थे जिनका संबंध इटली से है। तो हमने क्या बताया कि भैया जर्मनी और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका निभाने वाले ऑटो वॉन बिस्मार्क, इनका पूरा नाम है, इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इन्होंने कहा था कि अब अगर हमें आजाद होना है तो हमें अब उतरना पड़ेगा शस्त्रों के साथ, ठीक। आ रही मेरी बात समझे? और वो सारी चीजें जो मैंने बोली वो यहां पर लिखी गई हैं कि भैया बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई, जो कि प्रशिया के चांसलर, ध्यान से सुनो, बिस्मार्क यह नीति प्रशिया के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क द्वारा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए अपनाई गई थी, ठीक। अब ये जरा ध्यान से सुनो कि ये प्रशिया के चांसलर थे, और ऐसे आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया के चांसलर, तो वो मैटरनिक थे, ठीक। आगे मेरी बात समझें, जिसमें उन्होंने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सैन्य बल और औद्योगिक शक्ति का उपयोग करने पर जोर दिया। ऐसा किसने किया? बिस्मार्क ने किया। इनका पूरा नाम क्या है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। अगला सवाल, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? फटाफट से बताओगे एक बार कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1928 में, 1930 में, 1931 में, 1942 में? फटाफट से बताओगे। एक तरफ से बच्चे आंसर कर रहे हैं, वाह क्या बात है। अच्छा एक बार टाइप करके लिख दो, एक बार टाइप करके लिख दो, ठीक। आप जितने बच्चे यूपी से हैं वो एक बार टाइप करके लिखें, जैसे यूपी 32, ये हो गया लखनऊ, है ना, यूपी 33, है ना, ऐसे कहां से हो आप, एक बार लिख करके टाइप करके लिखो,
टाइप करके लिखो, मैं देखना चाहता हूं किधर के बच्चे हमारे पास ज्यादा हैं। देखते हैं भाई आज कौन से बच्चे ज्यादा हैं भाई। देखो, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, और आपको आपके दोस्त भी मिल जाएंगे आसपास, एक बार चैट सेक्शन में आग लगाओ। नमक सत्याग्रह सर 1942 या फिर 1930 या फिर 1928। वाह, एक तरफ से बच्चे हमारे लिख भी रहे हैं, कह रहे हैं सर नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ, सर वो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, सर नमक सत्याग्रह सर 1928, 1930, 1931 या 1942। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई दांडी मार्च से, और दांडी मार्च ये शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा, और आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर होगा 1930। ठीक, तो सारे बच्चों ने हमारे करेक्ट आंसर दिया। 1928, 31 और 42 नहीं होगा, 1930 नमक सत्याग्रह, और इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च से, और दांडी मार्च से शुरुआत जब होती है, और गांधी जी ने ये शुरुआत इसलिए किया था, मतलब ये नमक सत्याग्रह इसलिए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, 1930 में, या नमक सत्याग्रह जो की शुरुआत हुई हमारी 1930 में। गांधी जी ने एक काम किया था, उन्होंने इरविन को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि नमक के ऊपर कर मत लीजिए, टैक्स मत लगाइए। इरविन ने उनकी बात मानी नहीं, गांधी जी दांडी पहुंच गए साबरमती से चल के, और नमक बना के इस कानून को जो है उन्होंने, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दी। अब हमारे पास है प्रमुख रबी की फसल। 3 प्रकार की फसलें होती हैं। एक फसल होती है हमारे पास रबी, और एक होती है हमारे पास जायद, और एक होती है हमारे पास खरीफ। 3 फसलें होती हैं। आप इनको ऐसे ही याद रखो लाइन से, पहले याद रखो जायद, फिर याद रखो खरीफ, और फिर याद रखो आप रबी। जो जायद की फसल होती है ये गर्मी में, अब गर्मी में सर अगर बात करें सर जून के आसपास, है ना, ध्यान से इसको नोट कर लो सर। ये जो आप देख रहे हो ये सर अप्रैल के आसपास या अप्रैल से जून के आसपास इसकी बुआई होती है, जून के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, नोट कर लो। सर खरीफ की फसल, सर जैसे धान, ये जायद में कौन आएगा, जायद में जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब। ठीक, और अगर बात करें खरीफ की, तो सर खरीफ की फसल सर ये हमारी होती है सर जून से जुलाई के आसपास, तो सर जून से जुलाई के आसपास होती है, और सर अक्टूबर के आसपास ये चलती है, अक्टूबर तक चलती है। रबी की बात करें सर ठंड, रबी ठंड में पैदा हुआ था, तो रबी से सर याद रखोगे कि सर ये हमारी जो रबी थी ये सर जैसे हमारे पास इसकी बुआई हो जाती है हमारे अक्टूबर, और अक्टूबर में बुआई होती है और उधर मार्च में कटाई हो जाती है। ठीक, तो सर याद रखोगे कि जायद अप्रैल से जून, और खरीफ जून से हमारे पास अक्टूबर, और उसके बाद रबी की बात करें तो सर अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। सर जैसे ही हमारे पास खरीफ की फसल है इसमें सर जैसे धान, और रबी में सर याद रखोगे जैसे गेहूं, क्योंकि धान गेहूं हर जगह होता है। अब जायद में जैसे खीरा, ककड़ी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक, या ज्वार, बाजरा। तो अब यहां लिखा है कि रबी की फसल, अब बताओ मूंग, उसके बाद मक्का, मूंग, मक्का, गेहूं, चावल। अब चावल तो सर आ जाएगा किसमें, खरीफ के अंतर्गत, खत्म। मक्का भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, इस समय पे आपको मक्का मिलेगा, यानी इस समय मक्का आप खा के खत्म कर चुके हो। समझ में आ रही बात, यानी मक्का को हम किस में डालेंगे, इसमें रबी के अंदर लेकर के आएंगे। मूंग सर ये भी इसी टाइम की हो जाएगी हमारे पास, तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गेहूं। क्योंकि गेहूं की जो बुआई होती है वो कब होती है, नोट कर लो, गेहूं की बुआई की शुरुआत हो जाती है अक्टूबर से, कहीं कहीं तो नवंबर से शुरू होती है, कटाई हो जाती है मार्च में, कटाई हो जाती है मार्च में। 4 महीने की फसल होती है ये लगभग। अगर अक्टूबर में हुआ तो ये हमारी मार्च की शुरुआत में जो है कटने लगती है, और अक्टूबर के लास्ट में ही बुआई होती है। अभी कहीं आपको गेहूं दिख रहा नहीं, लास्ट में कहीं बुआई शुरू होगी। हम लोगों के यहाँ तो नवंबर में भी बुआई नहीं हो पाती है, दिसंबर में होती है, 10 दिसंबर तक। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया ना, एक बार जल्दी बताओ। अगला है हमारे पास कि कपास की फसल को किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कपास यानी किसके बारे में बात हो रही है, सर रुई के बारे में बात हो रही है ना। तो सर हम समझ गए कि सर का से कपास और का से काली, तो का से कपास, का से काली, सर काली मिट्टी चाहिए। अब ये मिट्टी कहां मिलेगी, जहां समुद्री इलाका ज्यादा होगा। सर आपको ये महाराष्ट्र में मिलेगी, गोवा में मिलेगी, ठीक है, महाराष्ट्र में आपको ये मिट्टी मिलेगी। सर ये गुजरात में आपको मिलेगी, है ना, जिधर समुद्री एरिया ज्यादा होगा वहां ये मिट्टी मिलेगी। सर लाल मिट्टी ना, एक लाल मिट्टी नहीं,
लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, नोट कर लो इस बात को। बलुई मिट्टी आपको राजस्थानी एरिया ज्यादा मिलेगा उधर, है ना। काली मिट्टी गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र। जलोढ़ मिट्टी ये आपको उत्तर प्रदेश के मैदानों में मिलेगी, ठीक है। तो सर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। सोचो, विचार करो और ये सोचो कि ये सारी चीजें टीचर को कैसे याद रहती हैं। एक बार विचार करो, क्या टीचर पेट से सीख के आता है? नहीं। टीचर को एक चीज को दिमाग में सेट करने के लिए पहले उसके माइंड में चलेगा सब कुछ कि भैया अच्छा भारत का नक्शा हो, अच्छा ऊपर जाएंगे उत्तर, नीचे आएंगे दक्षिण, इधर आएंगे पूर्व, इधर आएगा पश्चिम। और अगर तुम्हारा मैप क्लियर नहीं है क्लास 10th के लिए तो सर्च करो मानचित्र बाई ज्ञानोदय के गुरुजी। लाखों बच्चों ने देख लिया, कहीं आप उससे वंचित तो नहीं है। अगर आपका नहीं क्लियर है तो आप मानचित्र बाई ज्ञानोदय के गुरुजी, एक वीडियो है और उसी में सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ये सब चीजें याद होते हो जाएंगी चुटकियों में। अगला हमारे पास हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब जो आगे सवाल आप देखोगे ये सारे 2025 के सवाल होंगे, ये सब 2025 के। याद करने का तरीका, हीरा ठाकुर। हीरा ठाकुर जानते हो कौन थे? अमिताभ बच्चन जी की बात हो रही है, महानायक, है ना। बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक कौन है? अमिताभ बच्चन जी। तो सर हीराकुंड बांध किस नदी पर? सर गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा? ना ना, कृष्णा नदी। सर ये नदी तो इस पे तो नागार्जुन और ये सब आप बांध में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सर महानदी, सर ये आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। महानायक कौन है? हीरा ठाकुर, ठीक है। गंगा नहीं होगा, गोदावरी नहीं होगा। और इनका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ में आ में लगा दो मात्रा तो हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कहां पे है सर? ये कहां पर है? उड़ीसा, ठीक है। ये भी नोट कर लो, कहां पे सर? उड़ीसा, ठीक। तो भूलोगे तो नहीं क्या? मतलब उड़ीसा हम ऐसे अगर लिखे, ऐसे लिखे अगर, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने मात्रा लगाने को बोला। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें क्या? चलो अगला सवाल हमारे पास, श्रीलंका में सिंहली समुदाय की जनसंख्या लगभग कितनी है? श्रीलंका में कितनी भाषा बोलने वाले लोग थे? श्रीलंका के अगर बारे में बात करें, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया। अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें तो सर श्रीलंका में 74% भाषा बोलने वाले कौन लोग थे? वो सिंहली लोग थे, ठीक है। कौन थे? सिंहली भाषा बोलते थे वो लोग। कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। ये भी नोट कर लेना, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। 18% में कौन था? 18% में तमिल वाले लोग थे, ठीक है। ये तमिल वाले भाषा वाले लोग थे। इस 18 में भी 2 बार डिवाइड कर दो, 13 वाले थे श्रीलंकाई तमिल, 5 में हम आ जाएंगे भारतीय। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं ना? एक बार फटाफट से बताओ। और 7% के अंतर्गत हमारे ईसाई भी आ जाएंगे और 1% में हमारे अन्य लोग आएंगे। तो सर 7% में हमारे पास ईसाई आ जाएंगे और 1% में हमारे पास अन्य लोग आ जाएंगे। तो सर हमारा करेक्ट आंसर होगा 74, ठीक है। तो ये बात सारे बच्चों को याद रहेगी। दूसरी चीज, ये जो सिंगली भाषा वाले लोग थे ये कैसा था? एक बहुसंख्यक समूह था, ठीक है। ये बहुसंख्यकवाद ये लोग इन्हीं लोगों ने किया था, तो बहुसंख्यकवाद भी इन्होंने ही किया, राइट। तो ये सर एक बहुसंख्यक समूह था, याद रहेगा। जबकि अगर तमिल के बारे में बात करें तो सर ये अल्पसंख्यक समूह था। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो रही होंगी बातें? क्या यहां तक सभी को समझ में आया? वेरी गुड सर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 74%, आयुषी जायसवाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञानोदय के गुरु जी और आगे गुरुमाता लिखा है, अब नाम तो इन्होंने अपना लिखा नहीं है। सर मैं क्लास 11th में आ गया हूं, मैं आपकी 4 ईयर पुरानी वीडियो देख रहा हूं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, कह रहे भारत में महिला आरक्षण पंचायतों में कितना है? बस अब यहां से आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। 2025 का यह प्रश्न है, हमसे पूछा गया है कि जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिला पंचायत में और कितने प्रतिशत मिला? आपने पढ़ा होगा कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला था। और महिलाओं को सिर्फ आरक्षण किस में मिला? सिर्फ आरक्षण किस में मिला? सिर्फ और सिर्फ आरक्षण जो मिला वो स्थानीय सरकार में ही मिला, यानी पंचायती जो पंचायत में ही उनको जो है आरक्षण मिला था कि उनकी सीटें आरक्षित रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है
कि अगर मान लीजिए 10 गांव में 10 प्रधान बनते हैं तो उसमें से 3.3 यानी कि लगभग 3, अब 3.5 तो महिलाएं हो नहीं सकती हैं, तो एक एग्जांपल हम 100 का लेते हैं, यानी 100 अगर प्रधान बनते हैं तो उसमें 33 प्रधान जो होंगे वो महिलाएं ही होंगी। तो 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी पंचायती राज जो है राज्य पंचायत संस्थाओं में। ठीक है, याद रहेगा। तो सर ये हमारे पास 1/3 आरक्षण का मतलब सर लगभग 30% ना 33%। ठीक है, याद रहेगा कितना 33%, 30 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मानव विकास सूचकांक जिसको हम लोग बोलते हैं HDI, ठीक है, आपको बताना है कि किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं, इसके द्वारा नहीं। ये तो 1944 में, आपको बहुत अच्छे से पता है, 1944 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स, याद आ रहा होगा आपको। IMF नहीं, इसकी जो स्थापना हुई तो सर ये तो अमेरिका में हुई थी, राइट, ये बात याद आ रहा होगा। तो सर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। सर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सर ये भी नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में कहते हैं, सर ये भी नहीं होगा। सर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सर ये भी नहीं होगा। सर हेल्थ भी नहीं होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी नहीं होगा। सर इसका करेक्ट आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफ, प्लीज नोट डाउन, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो प्लीज इसको ध्यान से सुन लो, अगर ये चीजें अच्छे से तैयार कर ली तो भाई कैसे नहीं नंबर आएगा तुम्हारा, कैसे नहीं नंबर आएगा तुम्हारा। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? सॉरी थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ा गई है इसमें क्योंकि नोट से लिखने में सही नहीं लगता। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम सर अच्छे से हमें क्लियर हो गया। अब मुझे सर एक छोटा सा डाउट है, छोटा सा डाउट है कि इसका हिंदी में क्या नाम होगा। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हिंदी में अगर बात करें बड़ा कठिन नाम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बातें? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर क्या ज्ञानोदय पे अनशॉर्ट पेपर भी कराए जाएंगे? मंडे को इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, देखो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ ये तो बता दिया था मैंने, किसके नेतृत्व में हुआ, किसने चलाया, क्यों चलाया, क्या हुआ इसमें वो बताओ, तब तो पता चलेगा कि पढ़ रहे हो, टिक मारने थोड़ी ना आए हो इधर। तो भाई स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 42 इसका आंसर होगा नहीं सर, 1905 करेक्ट आंसर होगा। सर ये किसने चलाया था जरा ध्यान से देखो, यह बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था उसके विरोध में ये शुरू हुआ था। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना, यानी जो भी अंग्रेजी सामान है, यानी जो भी अंग्रेजी सामान है उसका क्या करना? बहिष्कार करना। ठीक है, अंग्रेजी सामान का क्या करना या अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, क्या ये बात हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? मुझे तो आज ऐसा फील हुआ था, मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आज मुझे ऐसा फील हुआ था कि आज मेरी क्लास में बच्चों की संख्या कम होगी क्योंकि कुछ चांद देख रहे होंगे, पर मुझे एहसास हो गया है कि इनको अपनी चांद अपनी किताबों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि याद रखिएगा इससे सुंदर कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती दुनिया में, इससे सुंदर कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है दुनिया में, बस ये बात हमेशा याद रखना। और लड़कों मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, और लड़कों मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, चांद तुम्हें तभी मिल पाएगा जब पहले इस चांद को तुम निहार के अपने किस्मत को बदल दोगे।
इस बात को हमेशा याद रखना। और लड़कियों, आप मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए, कोई चांद का टुकड़ा आपके लिए ऐसे नहीं आएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको चांद का टुकड़ा मिलेगा। और साथ ही साथ में दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उस चांद को देखोगे तो तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी, लेकिन इस चांद को देखा तो आपकी किस्मत जरूर बदल जाएगी। और दूसरी चीज ये भी हमेशा याद रखना कि पढ़ाई से बढ़ करके कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपके आगे काम आएंगी आपको, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अरे कह रहे बंगाल विभाजन, तो अभी अभी हमने बताया है 1905, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। चलो अगला सवाल हमारे पास कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। और भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया तो दिया किसने? उन्होंने दिया जिन्होंने कहा था, उन्होंने दिया जिन्होंने कहा था कि अहिंसा, हम अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, हिंसा नहीं चाहिए। उन्होंने ही कह दिया कि हिंसा बिना अब कुछ होगा नहीं, अर्थात करो या मरो का नारा किसने दिया? ये देने वाले कौन थे? हमारे प्यारे बापूजी, ठीक है। तो सर गांधी जी। जन्म स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा कहने वाले कौन थे? इसको कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। तो ये बात भी याद रखोगे, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या इन्होंने लिखा या कोई और था? कमेंट करके बताओ। जय हिंद, तो भाई करेक्ट आंसर होगा सर, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास करो या मत करो। क्या यहां तक सभी को क्लियर? वेरी गुड, आगे चलो, आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया। चलो तो करो या मरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया नमक कर के विरोध में, ठीक है। यह बात याद रखना, जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया तो गांधी जी ने उनको एक पत्र लिख दिया कि भैया आप नमक के कर को हटाओ, और नमक कर के साथ में उन्होंने 11 मांगे और भी रखी थी, ठीक है, जिसमें कुछ लोगों की रिहाई भी शामिल थी। तो सर इसमें पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य था, ऐसा हमसे पूछा गया है। समझ में आ रही बात? करें अंग्रेजों से नमक कानून हटवाना, किसानों की मदद करना ना, उद्योगों की स्थापना करना ना, ब्रिटिश संसद को समाप्त करना नहीं। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों से नमक कानून हटवाना, जो उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स रख दिया था उसको हटवाना सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? सर चांद कब निकलेगा? चांद निकलेगा बेटा आज 8:35 पे, तब तक आराम से क्लास करो, ठीक। आगे देखो जरा ध्यान से। अगला हमारे पास कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, या फिर हमारे पास मध्य प्रदेश है, एमपी। तो भाई याद रखना, कोयला से याद रखना क्या? झारखंड, झारखंड। और झारखंड में ही एक बहुत फेमस हम कह सकते हैं खदान है जिसको कहते हैं कोडरमा। क्या कहते हैं? कोडरमा। और कोडरमा जो फेमस है वो अभ्रक के लिए फेमस है, ना कि कोयले के लिए। ये बात भी याद रखना, ठीक, कि कोडरमा किसके लिए फेमस है? अभ्रक के लिए फेमस है। और हमारी एक स्टूडेंट है, अभी वो कल रात में लगभग वही 11:30 के आसपास उसकी कॉल आई थी हमारे पास। वो कोडरमा में ही थी, उसी स्टेशन के पास। तो वहाँ की जब उसने हमको तस्वीर भेजी और दिखाया कि सर मैं इसी स्टेशन पे हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा थोड़ा अभ्रक लेते आना ऐसा नहीं कहा फिलहाल मैंने। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास झारखंड, ठीक है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आगे चलूं, आगे चलूं? क्या अच्छे से समझ में आ गया? सर क्या छत्तीसगढ़ नहीं हो सकता? क्या ऑप्शन में है क्या छत्तीसगढ़? सोचो तो पहले। कह रहे भारत एक डैश देश है, क्या एकात्मक? क्या भारत में एकात्मक सरकार बनती है कि कोई एक बस बोलेगा कि मैं ही राजा हूं भारत का? ऐसा कुछ होता है क्या इधर? नहीं, है ना। तो ये नहीं होगा। क्या भारत में साम्राज्यवादी या राजशाही? नहीं, भारत एक संघीय देश है। संघीय देश का मतलब यहां पर भारत में संघ सरकार है, और संघ सरकार का मतलब भारत में लोकतंत्र है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर भारत के बारे में बात करें तो एक सवाल आ सकता है, एक चीज आप याद रखो कि भारत सबसे बड़ा
पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब ये हुआ कि भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी भारत में लड़ाई झगड़े ऐसे जातिवाद को लेकर के ज्यादा नहीं होते, क्योंकि भारत में सबके लिए कानून एक समान है। तो सर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत ही है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह क्या बात है सर। आज आपने कहा नहीं लाइक करने को और किसी ने लाइक किया नहीं, क्या करें बेटा, मतलब ही लोग भाई क्यों? फटाफट से सारे बच्चे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत हो रही है, बड़ी मेहनत हो रही है भाई। आज करवा चौथ है और सुबह से मैं अभी पानी तक नहीं पिया हूँ, ठीक है, तो आप लोग कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। करवा चौथ है भाई, सुबह से हम प्यासे बैठे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या है? गला सूख रहा है मेरा एकदम, फिर भी तुम लोग लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे ठीक है, हाँ आ रही मेरी बात समझ में? किसी को भेज देना। क्लियर हो गई यहां तक समझ में बात? चलो, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? कानपुर में, मुंबई में, जमशेदपुर, अहमदाबाद। अहमदाबाद ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये कपड़े के लिए भारत का मैनचेस्टर कहलाता है और ये कपड़े के लिए फेमस है। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कानपुर कहलाता है उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है सर, मुंबई ना, मुंबई भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर, टाटा नगरी के नाम से फेमस है, टाटा नगरी। ठीक है, याद रखोगे इसको। तो भाई पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां पे लगाया गया? जमशेदपुर में, जमशेद टाटा नुसरवान जी, याद रहेगा इनके द्वारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें, अगला सवाल हमारे पास कि अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक, ठीक, या विश्व बैंक भी बोल सकते हो या वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हो। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब की गई? 1945, 1994, 1992 या 1944? याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना एक साथ मेरे प्यारे बच्चों कब? 1944 में। लेकिन अगर यह सवाल आ जाए कि वर्ल्ड बैंक ने इसने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू कर दिया, यानी ये अपना काम इसने कब शुरू किया औपचारिक रूप से? औपचारिक रूप से यानी कि भैया समझ गए होंगे, अभी औपचारिक का अर्थ बताया था मैंने। औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया? कार्य करना इसने कब शुरू किया? 3 साल बाद, यानी कि 1947 में। 1947 में किया। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक तरफ से हमारे प्यारे बच्चे करेक्ट आंसर करते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चलें जी, कर दीजिए मैम। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? चलो आगे चलते हैं कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई है? सर 2025 का यह प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई। अभी अभी मैंने इसको समझाया भी था कि लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में बहुत कोशिश की गई कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन नहीं मिला। स्थानीय संस्थाओं में मिला, जैसे अगर बात करें पंचायत, जैसे बात करें पंचायती, जैसे बात करें, या पंचायत लिख लो, ठीक, जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत, इसमें भी क्या होता है कि भैया महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? आगे चलें, गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है कि तृतीयक क्षेत्रक व्यवसाय है। तृतीयक क्षेत्रक, 3 प्रकार के क्षेत्रक बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक
कौन सा क्षेत्रक कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक कहलाता है। तो भैया तृतीयक क्षेत्रक क्या पशुपालन में आएगा? ना। कार के कल पुर्जे निर्माण करना? नहीं। कपास बुनना? नहीं। करेक्ट आंसर होगा बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग सर इसको कहा जाता है सेवा क्षेत्रक। क्योंकि बैंक क्या करती है, जैसे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप कृषि करके गेहूं पैदा करते हैं तो आप प्राथमिक में आएंगे, समझ में आ रही बात? और वही गेहूं से अब रोटी बनाई जाए, ब्रेड, और उसको बेचा जाए तो वो द्वितीयक में आएगा। लेकिन गेहूं पैदा करने के लिए पैसा चाहिए तो सर वो सेवक में आएगा। ओके मैम, वो सेवक में आएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया? कि मतलब पैसा दिया जाएगा, बैंक उसको पैसा देगी, जिसको बैंक पैसा देगी तो बैंक किस में आएगी? वो हमारी सेवा क्षेत्र। ओके, आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? प्रश्न पे ध्यान दो। 2025 का, मैम थोड़ा पानी चाहिए। 2025 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है, यानी कौन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकता है? अब एक बात बताओ, अगर आप अपने घर में किसी चीज का उत्पादन करते हैं, ठीक, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, और आपके पिताजी चाहते हैं कि ये सामान सिर्फ घर में इस्तेमाल हो, तो पिताजी अवरोधक होंगे? बाहर नहीं जाने दे रहे सामान को? तो अब इसको रीड करो एक बार। कह रहे आयात कर, अगर कोई भी दूसरा देश हमको सामान देना चाहता है और मैं उस पर टैक्स लगा दूं, मैं उसके ऊपर कर लगा दूं, कि अगर मैं कहीं से कुछ भी आयात करूंगा तो उसके ऊपर टैक्स लगा दूं, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों करेगा? कोई देश मुझे अपना सामान क्यों देगा? तो ये एक कारण हो सकता है। घरेलू व्यापार के संरक्षण, मैं ब्रिटेन से क्यों कपास मंगवाऊं जब मेरे घर में कपास हो रहा है? इसका मतलब मैं अपने घरेलू व्यापार को संरक्षित कर रहा हूं, मैं अपने यहाँ के व्यापार को ज्यादा संरक्षण प्रदान कर रहा हूं। इसका मतलब दोनों ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों करेक्ट होंगे। और यह सवाल 2025 के पेपर का है। बोलो, क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? पानी पी लिया हमने, अब ठीक? आगे मेरी बात समझ में? चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे ना बात समझ में। चलो भाई एक काम करते हैं हम लोग, चलो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, चांद देख लेते हैं, ठीक है? ऐसा चांद निकलता है, कैसा चांद निकलता है? एकदम गोल गोल निकलता है भाई, लाल लाल, ठीक है? लो सब लोग, जितने भी लोग हैं, कृपया चांद को देख लीजिए। देख लिया आपने चांद को? अभी पढ़ाई चालू करा जाए? बोलो, चालू करें? देख लिया आपने? समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ, क्लियर ना? चांद देख लिया, अब तो कोई टेंशन नहीं ना? चलो आगे देखो। अगला सवाल है कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। यह सवाल 2025 के पेपर का है। अब बताओ सर, उपभोक्ता क्या होता है? कंज्यूमर, कस्टमर, यानी जो चीजों को उपभोग कर रहा है। कंज्यूमर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर क्या होता है? जो चीजों का उपभोग करता है। जैसे हम, आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लाए, ये रिमोट लाए, तो मैं कौन हुआ? मैं कौन हुआ? मैं कंज्यूमर हुआ। मैं खरीद के लाया और ये रिमोट अगर अच्छे से नहीं चले तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे साथ स्कैम हो गया, ठीक? तो सर बताओ, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु। अगर मुझे मिलावटी वस्तु दे दी जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मेरा शोषण हो रहा है। मैं तो खरीदने गया था बेसन, उसमें हमको गेहूं का आटा मिला के दे दिया, ठीक? मिलावटी वस्तु करेक्ट आंसर हो सकता है, शोषण हो गया मेरा। अनुचित कीमत लेना, हाँ, पता चला गेहूं 10 रुपया किलो है और मुझे वो 11 रुपया किलो दे रहा है, गलत बात है, शोषण हो गया मेरा। कम वजन तौलना, है ना? बट्टा मार दिए भाई। हम गए थे
1 किलो चीनी ले लें, वो हमको 950 ग्राम दे दिए। इसका मतलब सर ये सारी चीजें हो सकती हैं, और ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं जिनका आंसर आप सिर्फ पढ़ करके सोच करके कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगा करके। सोशल साइंस एक टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इसमें हिस्ट्री के पार्ट को हटा दूं ना, तो पूरे सोशल साइंस में कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। एक बार मन से इसको पढ़ने की कोशिश करो बस। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर 13 अक्टूबर को क्या होगा बता दीजिए। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। 13 अक्टूबर को हम लोग बहुत बड़ा प्लान करके आपके लिए आए हैं। सो प्लीज 13 अक्टूबर को शाम 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा सारे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? आप शाम को 7 बजे लाइव आओगे। अगला सवाल हमारे पास है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान, संपूर्ण उत्तरी मैदान, जैसे अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश, जैसे हम बात करें बिहार, जैसे हम बात करें बिहार, सर कह रहे हैं कि बताओ ये किससे मिलकर के बना हुआ है? क्या ये जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से? काली मृदा कैसे आएगी? कहां भाई उत्तर प्रदेश में हमारे पास क्या आपको समुद्री इलाका दिखता है क्या? नहीं। फिर लेटेराइट मिट्टी भी नहीं आएगी, पथरीली मिट्टी इधर नहीं है, मरुस्थली यानी इधर नहीं है, राजस्थान में होगी वो। तो सर यहां पे आएगी जलोढ़ मृदा। याद रहेगा कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। डीप में पढ़ाया गया है ये सब चीज। आगे देखो जरा ध्यान से। अगला हमारे पास कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की एक और सरकार भी काम करती है। वो कौन सी सरकार होती है? अगर हम बात करें तो बेल्जियम बहुत समझदार देश था। बेल्जियम बहुत समझदार देश था। उसने 4 प्रकार की सरकारें बनाई। 4 प्रकार की। पहले उसने केंद्र की सरकार बनाई, फिर उसने राज्य की सरकार बनाई, फिर उसके बाद एक स्थानीय सरकार बनाई, और उसके बाद उसने ब्रुसेल्स में अलग से क्या बना दी? ब्रुसेल्स में उसने अलग से एक सरकार बना दी, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ब्रुसेल्स की सरकार अलग से थी। और उसने कहा कि जो केंद्र में सरकार बनेगी उसमें मंत्रियों की संख्या सेम रखेंगे, जितने डच भाषा वाले होंगे उतने ही हमारे फ्रेंच भाषा वाले लोग भी होंगे। ठीक, तो सर इस बात को समझ गए कि वहां पे क्या प्रांतीय सरकार है? नहीं, वहां एक स्थानीय सामुदायिक सरकार है। ठीक है, कौन सी? सामुदायिक सरकार। तो याद रहेगा, एक बार मुझे जल्दी से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई मेरी बात? कह रहे हैं कि तीसरे स्तर की, जिसे किस नाम से जानते हैं भाई? 4 सरकारें थी वहां पे। ठीक, हमने चारों प्रकार की सरकारों के बारे में बताया। तो यहाँ पे हमारे पास जो सवाल का आंसर होना चाहिए वो स्थानीय सरकार और सामुदायिक सरकार। वहां एक थी हमारे पास केंद्र सरकार, एक थी राज्य सरकार, एक थी हमारे पास सामुदायिक सरकार जो कि समुदाय के द्वारा चुनी गई थी, और एक थी हमारे पास स्थानीय सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर स्थानीय सरकार या सामुदायिक सरकार में से एक, यानी कि सामुदायिक सरकार ही होगा। ठीक, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? चलो आगे देखो, हमारे पास क्या है कि समाचार पत्र केसरी। अब ये सवाल हमारे पास 2025 के पेपर का है। क्या लिखा हुआ है देखो, समाचार पत्र केसरी, इसका प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? 4 नाम लिखे हैं, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, या महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति थे जिन्होंने समाचार पत्र केसरी लिखा था। ठीक, इसका इन्होंने संपादन किया। जल्दी बताओ कौन थे? क्या महात्मा गांधी? नहीं। महात्मा गांधी से याद रखोगे क्या? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी से याद रखोगे हिंद स्वराज, वो उन्होंने पुस्तक लिखी थी। वही प्रश्न आता है, बाकी कुछ नहीं। मदन मोहन मालवीय नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही केसरी। ठीक, और ऐसे याद रखोगे कि हनुमान जी जब बाल रूप में थे तो केसरी, आप केसरी बहुत अच्छे से जानते हो केसरी जी कौन थे। ठीक, तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर। बोलो क्या समझ में आ गया? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखो, अगला हमारे पास इसी से रिलेटेड कुछ लेख लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि यह 4 जनवरी 1881 को शुरू किया गया, और ये एक मराठी भाषा में दैनिक यानी कि डेली पढ़ा जाने वाला एक समाचार पत्र था। दैनिक का मतलब होता है डेली पढ़ा जाने वाला, जिसका उपयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज के रूप में ब्रिटिश शासन की आलोचना करना था। यानी ये जो हमारे पास समाचार पत्र था, इसका काम क्या था? इसका काम था ब्रिटिश शासन की आलोचना करना। ब्रिटिश शासन की आलोचना करना। याद रहेगा,
भूलोगे तो नहीं ना। इसका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश शासन की आलोचना करना। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है। अरे भाई अगर थोड़ी देर पोल नहीं मिल रही है तो बिना पोल के आंसर कर लो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कृपया सीरियस हो जाओ, अन्यथा जब 2025 के बाद जब आपके पेपर में 2026 में ऐसे प्रश्न रिपीट होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो कृपया इनको अच्छे से समझ के कहीं पर नोट करके लिख लेना, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझे? तो हमने क्या कहा, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म, तो याद रखिएगा धर्म के आधार पे अगर हम बात करें, धर्म के आधार पे बात करें, धर्म के आधार पे भारत, धर्म के आधार पे भारत का विभाजन हुआ। ठीक, लेकिन अगर धर्म और जाति दोनों आ जाए, सर अगर धर्म और जाति दोनों आ जाए तो इसके लिए सर याद रखोगे क्या, युगोस्लाविया। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भारत इसका आंसर कर रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बेल्जियम का विभाजन नहीं हुआ था यार, वो ऑलरेडी इतना छोटा देश है। तो बेल्जियम नहीं होगा, भारत नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा युगोस्लाविया। ठीक, नीदरलैंड नहीं होगा, युगोस्लाविया इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये पेपर 2025 में प्रश्न आया बोर्ड के पेपर में। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भारत सोच रहे हो तो फिर से ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन सिर्फ अगर धर्म लिख करके आएगा तो भारत होगा, धर्म और जाति दोनों लिख करके आएगा तो युगोस्लाविया होगा। ठीक है, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित देशों में से कहां पर संघात्मक शासन नहीं है, यानी कहां पर केंद्र सरकार आपको नहीं मिलेगी, कहां पे संघात्मक शासन नहीं है। क्या वो भारत में नहीं है? भारत में तो है। क्या वो श्रीलंका में नहीं है? हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है क्योंकि वहां पे सिंहली समूह जो है वो बहुसंख्यक में है, यानी उसकी संख्या ज्यादा है, जिसके कारण मेरे प्यारे बच्चों वहां पर दंगे, लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता है, वहां संघात्मक शासन नहीं हो सकता। ठीक, बेल्जियम में संघात्मक शासन है और अमेरिका में भी है, भारत में भी है, रूस भी इसमें से आप याद कर लो, रूस भी याद कर लो, बेल्जियम याद रख लो, रूस याद रख लो, ये नाम आप अच्छे से याद रख लो। ठीक, क्या बच्चों को क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में? क्या यहां तक सभी को समझ में आया? चलो अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल हमारे पास है कि स्पेनिंग जेनी मशीन, ध्यान से सुन लो। अगला सवाल हमारे पास कि स्पेनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके कार्य हेतु किया गया था? स्पेनिंग जेनी, दो प्रकार की मशीनें थी, एक स्पेनिंग जेनी थी और एक मशीन और थी, है ना, जो कि हमारी थी जो कि हमारे लिए आई थी बुनाई के काम के लिए, है ना, बुनाई के काम के लिए, फ्लाइंग शटल, है ना, फ्लाइंग शटल या फ्लाई शटल दोनों एक ही चीज है। तो वो मशीन आई थी बुनाई के लिए। वो क्या करती थी, एक साथ बहुत मतलब एक साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों धागे बुन देती थी और कपड़े की बुनाई हो जाती थी। लेकिन जो ये स्पेनिंग जेनी मशीन थी ये कताई के लिए, क्योंकि याद रखना जैसे पहले लोग क्या यूज करते थे, हथकरघा, क्या यूज करते थे, हथकरघा यूज करते थे। तो हथकरघा यूज करते थे तो हथकरघे से ज्यादा समय लगता था। हथकरघे से क्या होता था, इससे कताई होती थी। कताई का मतलब समझते हो, ऊन की जो है छटाई करके फिर उसके बाद धागा वगैरह सब चीजें बनाना। ठीक, तो सर इसको कताई बोलते थे, धागा बनाते थे उससे। ठीक, फिर उसके बाद याद रखना कि इसी हथकरघे का एक एडवांस रूप आया, एक मशीन बनाई गई जिसके लिए, जिसको हम बोलते हैं कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए। तो सर कपड़े की धुलाई के लिए तो सर वॉशिंग मशीन आएगी, स्पेनिंग जेनी थोड़ी ना आएगी। सुरंग और मिट्टी, सर ये सवाल कब आया? 2025 के पेपर में ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। बोलो क्लियर है? आ रही मेरी बात समझ में? अगला सवाल, सामान्यतः किस देश का विकास, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्भर करता है? यानी हमने बताया किसी भी देश का विकास के 3 पैमाने हैं। पैमाना नंबर 1 शिक्षा,
अगर कोई देश शिक्षा के मामले में ऊपर है तो हम बोलेंगे हाँ वो विकास कर रहा है। अगर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय जो कि कैसे निकालते हैं, देश की जो जनसंख्या होती है उससे हम भाग करते हैं देश की पूरी कुल कमाई से। ठीक, तो पूरी कुल कमाई को हम देश की जनसंख्या से भाग करते हैं। ठीक, यानी ऊपर कुल कमाई यानी कुल जो हमारे पास निकल करके आएगा जितनी भी कमाई होगी, और नीचे लिखेंगे हम लोग जनसंख्या, डिवाइड करेंगे यानी कुल आय बटे जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। तो सर शिक्षा प्रति व्यक्ति आय, और फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास स्वास्थ्य है। ठीक है, याद रहेगा। तो सर समझ गए, प्रति व्यक्ति आय भी हो जाएगा और सर साक्षरता दर भी आ जाएगा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल 2026 में भी आपको पेपर में मिलेगा। क्या यहां तक समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आगे चलते हैं। सर हमारे पेपर में एमसीक्यू कितने आते हैं? 20, 20। आगे देखो, कह रहे हैं कि जून 1992 में, यह सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? पहले ये बताओ कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, ये क्या था? लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे थे चीजों का, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था और भविष्य में भी संसाधनों की कमी हो सकती थी। तो ये ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक सम्मेलन हुआ था। यानी इसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और तब आप संसाधनों का प्रयोग करिए। कहां पर हुआ था? ये ब्राजील के शहर रियो में हुआ था। रियो डी जेनेरो पूरा नाम है। ठीक, याद रहेगा। इसी के अंदर एजेंडा 21 की सहमति भी मिली थी। ठीक, एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 एक प्रकार का एजेंडा है जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हम भविष्य की चीजों को उपयोग सही तरीके से करेंगे। मतलब इस प्रकार हम संसाधनों का उपयोग करेंगे कि भविष्य के लिए उपलब्धता बनी रहे। ठीक, तो सर ये कहां पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? सर मास्को रूस में, न्यूयॉर्क यूएसए में, पेरिस फ्रांस में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पेरिस में ऐसे मात्रा लगा लेना, पेरिस ऐसे लिख लेना। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? न्यूयॉर्क यूएसए में या मास्को रूस में? तो सर करेक्ट आंसर होगा रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारे पास है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये मैंने पिछले साल पढ़ाया था, फिर इसी का शॉर्ट काट करके एक दो बच्चों ने वायरल भी किया था, उनको बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इनको ये सारी चीजें पढ़ाई थी। तो चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो। अगर हम भारत के नक्शे को देखें, तो भारत का नक्शा कुछ ऐसे है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। एक भारत का नक्शा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इसको पूरा देख लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अगर हम भारत के नक्शे के बारे में बात करें तो बहुत अच्छे से जानते हो कि भारत का नक्शा कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ ऐसे भारत का नक्शा आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, यहां पे हमारे पास क्या है? दिल्ली। बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो, और यहां पे आपको बहुत अच्छे से पता है यहां है मुंबई, और यहां आपको पता है तमिलनाडु जो कि है चेन्नई, और यहां अगर हम लोग बात करें तो सर यहां बंगाल होगा, यहीं पर है कोलकाता। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का भी टीचर हूं तो इसको पढ़ाने में मजा भी आता है मेरे को। ये लो भैया, गणित का ज्ञान लगा दिया सर ने, इधर चतुर्भुज बना दिया। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग एक वह परियोजना है जो 4 बड़े शहरों को जोड़ती है भारत के, जिसमें से आता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, और यहां पर ध्यान से देखो चतुर्भुज बन रहा है। बोलो क्या समझ में आ गया?
ये होता है गणित के मास्टर से सोशल साइंस पढ़ने का तरीका। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? एक बार फटाफट से बता दो। सर मुझे आप बता दीजिए कि जिसे पसंद करूं उससे मेरी शादी हो। हाँ भाई देखो, ये सब तुम्हारी इच्छाएं हैं, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। पता चला मैं ही पंडित जी बन करके अभी इधर आपका विवाह तय करा दूं, और पता चला बाद में आपका कोई कहे पता है हाँ राजमार्ग है। कौन से चैप्टर में पढ़ोगे इसको? भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक, क्या यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को? मैंने फिर से बताया आपको कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला वह राजमार्ग महाराजमार्ग कहलाता है, जो इन 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। और यहां आप ध्यान से देखोगे तो आपको चतुर्भुज बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहने वाले ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले, ये कहने वाले ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया देश के चांसलर कौन थे? जिनका नाम था मैटरनिक। मैटरनिक, मैटरनिक इनका पूरा नाम था। ये इन्होंने कहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। किससे? फ्रांस से। किससे परेशान थे? फ्रांस से। और इनका कहना था कि जो चीजें फ्रांस में होती हैं वही चीजें इधर क्यों हो जाती हैं, यानी हमारे यहाँ पे क्यों हो जाती हैं, और मैं बहुत परेशान हूं फ्रांस से। इसी बात पे उन्होंने बोला करे जब फ्रांस छींकता है तो सर्दी जुकाम हमारे यहाँ के लोगों को हो जाता है, यानी पूरे यूरोप को हो जाता है। तो गैरीबाल्डी ना, बोनापार्ट ना, बिस्मार्क ना, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? ड्यूक मैटरनिक। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आगे चलें। चलो भाई, अगला हमारे पास गुलामगिरी। अब देखो, आप बिल्कुल रट के बैठे हो, आप बिल्कुल रट के बैठे हो कि गुलामगिरी लिखने वाले कौन हैं, है ना? बोलो, आप रट के बैठे हो कि ज्योतिबा फुले, है ना? आप रट के बैठे हो कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा था। और मैं एक बात बता दूं, जो टीचर पेपर बनाएगा ना वो इस चीज को नोटिस करेगा कि 2024 में कौन से प्रश्न आए, 2025 में कौन से प्रश्न आए, और उसी आधार पे थोड़ा परिवर्तन करके बना देगा। बच्चे ने 2025 में रट लिया कि गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। कब रट लिया? 2024 के पेपर में, क्योंकि 2024 के 7 सेट में से 5 सेट में यह क्वेश्चन आया था कि गुलामगिरी किसकी रचना है या ज्योतिबा फुले की रचना है, ऐसे करके क्वेश्चन 5 सेट में आया था। 2024 का पेपर उठा के देखो, और जब 25 का पेपर आया तो बच्चों को बेवकूफ बना दिया। बच्चों से कहा कि भाई मैंने 24 में ये पूछा था, अब तुम डीप में क्यों नहीं पढ़ के आए? और देखो ऐसे सवाल पूछा कि भैया गुलामगिरी नामक पुस्तक किस समस्या से संबंधित है? सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, या फिर बाल विवाह, या जाति व्यवस्था? याद रखिएगा ये जाति व्यवस्था। ठीक, अब इसके बारे में डीप में पढ़ लो। फिर ज्योतिबा फुले ने निचली जातियों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए जाति व्यवस्था की आलोचना करने और सामाजिक समानता और न्याय की वकालत करने के लिए 1871 में, अब ये सवाल 2026 में आएगा। ठीक, मैंने कहा ना कि ये चीज देखता है एग्जामिनर। तो 1871 में गुलामगिरी लिखी थी इन्होंने। बोलो क्या समझ में आई बात? क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया? आगे चलें। सर क्या हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकता है? बिल्कुल। आनंद मठ उपन्यास, आनंद मठ उपन्यास, इसके लेखक कौन है? राष्ट्रीय गीत लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बाद में उसको आनंद मठ में शामिल करने वाले भी यही है। ठीक, तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, शरद चंद्र चटर्जी नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक। एसएसटी के प्रश्न है, सीरियस लो इसको। रबी की फसलों को बोने का समय, हमने बताया था कि रबी की फसल बोने का समय मतलब सर हम बात किसकी कर रहे होंगे? ठंड के समय। यानी सर ये समय आया है हमारे पास, इस महीने की बात कर रहे हैं जिस महीने में आप क्लास कर रहे हो, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ये फसल चलती है।
तो सर बताओ कि हमसे बोने का समय पूछा है, तो ये हमने पूरा समय बताया है। तो जून जुलाई में बुआई होती है? नहीं। मार्च और मई में? नहीं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई होती है। तो सर करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये लिखा, ये बुआई का समय है, ये मैंने बुआई का समय बताया ठीक, और ये मैंने कटाई का समय बताया ठीक। ये बुआई का समय है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच बुआई होती है। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा है? और अब आप मुझे बताइए कि सेशन को आपने अभी तक लाइक क्यों नहीं किया? गलत बात है ना? आपको लाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? चलो भाई अगला सवाल हमारे पास 44 के बाद अब 45 नंबर सवाल आया हमारे पास। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाजों का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें से एक ऐसा उदाहरण जो कि मोटे अनाज का नहीं है, यह बताना है आपको। नहीं है मोटे अनाज। मोटे अनाज याद रखिएगा 3 टाइप के, ज्वार, बाजरा, रागी ठीक। तो ज्वार, बाजरा, रागी, क्या भाई एनिमेशन नहीं लगा क्या? ज्वार, बाजरा, रागी ये हमारे मोटे अनाज हैं। ये कौन है? ये हमारे मोटे अनाज हैं, याद रहेगा। और हमारे पास अरहर, ये मोटा अनाज नहीं है, ये क्या है? दलहन है ठीक है। नोट रख लो इसको, ये कौन क्या है? दलहन है, यानी कि यह एक दाल है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। बोलो क्या यहां तक समझ में आया? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। मैं एक एक की कमेंट्स देख रहा हूं ठीक। दलहन है हमारे पास, अरहर। कह रहे भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मैंने कहा था एक वृत्त बनाइए, 3 पार्ट में तोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप लिखिए 43, फिर आप लिखिए 30 और फिर आप लिखिए 27, है ना। फिर आप याद रखिए कि सबसे बड़ा कौन? मैदानी इलाका। अब बचा पठार और पहाड़। पहाड़ ज्यादा ऊंचे होते हैं, तो सर ये ज्यादा बड़ा नंबर हो गया पहाड़ ठीक, ये पहाड़ हो गए। और पठार ये याद रखो थोड़ा सा छोटे होते हैं, राइट। छोटे छोटे मैदानी इलाकों में ये ऊंचे ऊंचे ऐसे पठार बने होते हैं। तो सर हम समझ गए, सर भारत में कुल क्षेत्रफल पर्वतीय पूछा है, पर्वत का पूछा है, पर्वतीय क्षेत्र हमारे पास ये हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। बोलो क्या समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? 27 वाले मेरे प्यारे बच्चों पर्वत पूछा है, पठार नहीं पूछा। पर्वतीय अर्थात पहाड़ी, भूलिए मत, नहीं पेपर में गलत करके आओगे। बोलो क्या समझ में आ गया यहां तक सारे बच्चों को? आगे चलूं क्या? यहां तक क्लियर? अगला सवाल देखो, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मेरी बात फिर से सुन लो। 2 ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जहां से आपका पेपर बनेगा, 2 ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जहां से आपका पेपर बनेगा। प्लीज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके, अगर आप अपनी सफलता को चाहते हो तो इस चीज को जो बताने जा रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन जरा ध्यान से पढ़ लेना इसको ठीक। सही से नहीं बन पाई है फोटो, पर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। अच्छा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास कश्मीर है, क्लियर है सर? और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर हम नीचे आएंगे तो सर नीचे हमारे पास कन्याकुमारी है, ये बात नोट कर लीजिए कहीं पर। और इस चीज को अब ऐसे नोट करिए कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक रास्ता है ठीक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक रास्ता है। इसी रास्ते को कहा जाता है, इसी रास्ते को कहा जाता है NH-44 मार्ग। पहले इसका नाम NH-07 था। NH-44 मार्ग ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब जरा दूसरी उस पे आ जाओ। अब यहां आते हैं, यहां से लेकर के यहां तक आप देखो ठीक। यहां पे आप बहुत अच्छे जानते हो इधर भारत का पूर्वी इलाका है और यहीं पे आपको मिलेगा एक जगह जिसका नाम है सिलचर, सिल्वर नहीं सिलचर। और यहां पे याद रखोगे, यहां पे याद रखोगे पोरबंदर, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है गुजरात में है। ठीक है, क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? फिर से बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, इधर आपको तमिलनाडु, इधर आपको असम, और इधर अगर बात करें गुजरात। ये मैंने राज्यों के नाम भी आपको बताने की कोशिश करी है। अब सुनिए, अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, यहां ऐसे जोड़ दूं, थोड़ा कलर हम लोग दूसरा ले लेते हैं,
ब्लू कलर ले लेते हैं, ये ऐसे रास्ता जोड़ दूं तो ये जो रास्ता आपको दिखाई देता है इस रास्ते को क्या कहा जाता है? अब गौर से सुनना, यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे लाल, जरा गौर से सुनो। यहां ऊपर क्या है? उत्तर। यहां क्या है? ऊपर उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि उत्तर दक्षिण गलियारा बता दो तो आप उत्तर दक्षिण गलियारा बताओगे क्या? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी वाला रास्ता, यानी कश्मीर और कन्याकुमारी वाला रास्ता ये कहलाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप मुझे पूर्व पश्चिम गलियारा बता दो तो सर पूर्व पश्चिम गलियारा आप क्या बताओगे? सर पूर्व पश्चिम गलियारा बताएंगे क्या कि सर ये सिलचर से लेकर के पूर्व पोरबंदर तक पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाएगा, और उत्तर से दक्षिण वाला जो होगा वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक वो रास्ता हमारा उत्तर दक्षिण कहलाएगा। और इसी में हमने एक क्वेश्चन और बताया कि ये जो राजमार्ग आप देख रहे हो ये सर हमारे पास है वो NH यानी कि नेशनल हाईवे। N का मतलब नेशनल, H का मतलब हाईवे, राष्ट्रीय और राजमार्ग के बारे में बात करें तो सर ये 44 नंबर है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब बोलो, क्या सामाजिक विज्ञान टफ है? इन प्रश्नों का जवाब देने के बाद बताओ, क्या सामाजिक विज्ञान टफ है? नहीं, टफ है इसलिए आपको लगता है अगर तो पढ़ने के तरीके में परिवर्तन लाइए, आपको टफ नहीं लगेगा। इंटरेस्ट दिखाइए, आपको टफ नहीं लगेगी सामाजिक विज्ञान। बोलो, क्या समझ में आ गई बात जो मैंने एक्सप्लेन करी? हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं। ना, सामाजिक विज्ञान टफ नहीं है, इसको आप बहुत प्यार से समझने का प्रयास करो, आपको टफ नहीं लगेगी। आप रेगुलर क्लासेस में आओ, आप जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, या मैंने मुद्रण संस्कृत वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा। औद्योगिकरण वाला पढ़ाया मैंने, भूमंडलीय विश्व का बनना वाला पढ़ाया, सत्ता की साझेदारी पढ़ाई गई, संघवाद पढ़ाया गया, विकास चैप्टर पढ़ाया मैंने, ये सब चैप्टर पढ़ाए। तो एक बार पढ़ने का प्रयास करो, और इस बार संडे को फिर से मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूं जल संसाधन। ठीक, तैयार हो? चलो भाई आ जाओ इधर। तो सर हम समझ गए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, जो कि भारत का एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और यह उत्तर में श्रीनगर और इसमें हमारे पास कन्याकुमारी। ठीक, याद रहेगा? तो यहां पर कश्मीर, तो यहां पे याद रख लो श्रीनगर, नहीं तो पता चला बाद में भूल गए, नगर का नाम भूल गए। ठीक, क्लियर हो गई बात समझ में? चलो आगे आगे चलते हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? 2025 का प्रश्न है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? 1960 में, 1980 में, या 1970 में, या फिर 1990 में? याद रखिएगा, ग्रामीण बैंक की शुरुआत करने वाला पहला देश बांग्लादेश ही था, और यह सन 1970 में किसके द्वारा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जी के द्वारा खोली गई। तो 2024 में सवाल आया कि कब खोली गई, सॉरी 25 में आया कब खोली गई, 26 में आ सकता है किसके द्वारा खोली गई, इसीलिए मैंने वो लिख दिया है। ठीक, सभी को समझ में आया? चलो मैं आगे। चलो सर, सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप एक साथ करा दो। भाई और क्या करा रहा हूं, यही चीजें तो करा रहा हूं आपको। ठीक, अगला सवाल हमारे पास है कि कौन सा जैव संसाधन है, यानी इनमें से कौन सा एक जैव संसाधन है? जैव संसाधन का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या जैव संसाधन का मतलब समझते हो क्या होता है? पहली बात तो सर सजीव हो। अब बताओ इसमें सजीव कौन है? लोहा, तांबा क्या सजीव है? या चट्टाने क्या सजीव है? ना, ये सब अजैव में आएगा। मत्स्य पालन ये जैव संसाधन में आएगा। समझ में आ रही है बात? मत्स्य संसाधन पालन। ठीक, अगला, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों का होमवर्क है। ठीक, ये हमारा होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। अभी मत कीजिए, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम दिल देंगे। दिल मतलब यार दिल वाली इमोजी, अब दिल तो हमारा एक ही है। अभी हम करवा चौथ वाले दिन बोल देंगे कि तुमको देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अरे मेरी बात समझे? तो भाई इसका आंसर आपको बताना है। अब हमारी 50 प्रश्नों की आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। अब मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग तैयार रहिए अंतिम युद्ध के लिए, और अंतिम युद्ध शुरू होगा 13 तारीख को। 13 तारीख को अंतिम युद्ध का मतलब मैं आपको बता देता हूं।
एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग है जो कि हर साल होती है और जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे जुड़ते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको ज्ञानोदय के साथ में परीक्षा का युद्ध लड़ना है। और मैं यकीन दिलाता हूं 13 तारीख को जुड़ने वाला लाइव क्लास में हर बच्चा क्या हुआ भाई, घबरा गए क्या? सुनो अच्छा मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 13 तारीख को लाइव क्लास में जुड़ने वाला हर बच्चा जो भी हमारे साथ में जुड़ेगा इस लाइव क्लास में, वो अपने बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर ला सकेगा। क्योंकि एक बेहतर प्लान, कुछ बहुत बड़ा आपको मैं देने वाला हूं इस दिन। और ये एक बिग लॉन्चिंग होगी हर साल की तरीके से। जो काम हर साल में नवंबर में करता था, इस साल में पहले कर रहा हूं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इस बार बोर्ड परीक्षा पहले होगी, कुछ दिन पहले शुरू होगी। तो ऐसे में अगर बोर्ड परीक्षा हमारी कुछ दिन पहले शुरू हो सकती है तो हम अपनी तैयारी भी कुछ पहले शुरू करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया था अप्रैल में और अपने बच्चों से एक वादा किया था हमने कि आपका सिलेबस 31 अक्टूबर तक पूरा करवा दिया जाएगा। और अक्टूबर में अभी आज की डेट को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी 21 दिन का समय बाकी है। और 21 दिन में अगर हम आपको बात बताएं, मैथमेटिक्स के सिर्फ हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता। साइंस में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है और वो है कार्बन और उसके यौगिक। बाकी सारे चैप्टर समाप्त होने की कगार पे हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रोज पोएट्री में कहीं लास्ट में एक दो चैप्टर रहे होंगे। ग्रामर खत्म हो चुकी है, व्याकरण समाप्त हो चुकी है। तो सोच लीजिए कि आपका जो कंपटीशन है वो आम बच्चों से नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि हम कम मेहनत करके बोर्ड में टॉपर बन जाएंगे तो इस बात को आप भूल जाइए। आपका टारगेट उन बच्चों से है जो अप्रैल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करना शुरू कर दो, नहीं पीछे हट जाओगे। आज मैंने एक वीडियो भी दिया था कि सिलेबस प्लस रिवीजन कैसे करें। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अक्टूबर से पढ़ करके 95% कैसे लाएं जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं बच्चों कि इसी चैनल से पढ़ करके पूरे उत्तर प्रदेश की दूसरी रैंक निकली है, तीसरी रैंक निकली है इसी चैनल से पढ़ करके। और दूसरी के ऊपर भी एक नंबर आता है। अब उसके बारे में क्या ही कहें, दुनिया जानती है, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन फिर भी जान लो कि वो, अब छोड़ो। तो बस एक छोटी सी चीज है आपसे कि अगर आपको सपना अपना पूरा करना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश का हर बच्चा ज्ञानोदय से पढ़ता है। अगर कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ता है और अपने दोस्त से आप पूछ लो कहां से पढ़ाई करते हो। और एक बात और बता देता हूं, बहुत तगड़ी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे कहेंगे कि मैं वहां से पढ़ता हूं, लेकिन वो वहां से नहीं, वो यहां ज्ञानोदय से पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे बोलेंगे ताकि आप जाएं और वहां पढ़ें और यहां वाली पढ़ाई छोड़ दें। तो इस चाल में मैंने बहुत सारे बच्चों को फंसते हुए देखा है, तो कहीं इस चाल में आप न फंस जाएं। और यही एक बच्चे ने मेरे से बोला था कि सर मेरा दोस्त पूछ रहा था तुम कहां से पढ़ाई करते हो, तो मैंने बता दिया दूसरा नाम। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? अगर सर वो भी ज्ञानोदय से पढ़ने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने दोस्त के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि याद रखना चालाकी करने वाले का भगवान कभी साथ नहीं देते। जो ईमानदारी से अपना स्वार्थ ना देखते हुए दूसरों की मदद करता है, भगवान उसका साथ हमेशा देते हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं बुखार भी से पीड़ित भी होता हूं तो अंदर से आत्मा के से मुझे शक्ति मिलती है कि जाइए पढ़ाइए। लाखों बच्चों का सवाल है। जब मेरे पैरों में दर्द होता है तब भी खड़े होने की हिम्मत देते हैं भगवान, क्योंकि ईमानदारी
और सत्यता और विश्वास की पहचान है ज्ञानोदय, और ये सिर्फ बनाने वाले आप लोग हैं। आप लोग जो प्यार देते हो, आप लोग जो सम्मान देते हो, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि 13 तारीख शाम 7 बजे एक यादगार दिन होना चाहिए इस पूरे ज्ञानोदय का, पूरे ज्ञानोदय का यादगार दिन होना चाहिए। और इस 13 तारीख को मैं आप जो कुछ भी मैं आप लोगों को दूंगा उसको खुशी खुशी आपको एक्सेप्ट करते हुए आपको हमारे साथ में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि याद रखना कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने का सपना, बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने का सपना तुमने देखा था, और इस सपने को तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा और कोई पूरा करने नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेहनत करना। सर यूपी वाली सीरीज, भाई यूपी वाली सीरीज आती है 26 जनवरी को, यूपी वाली सीरीज नहीं आएगी। यूपी वाली सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो पूरे सिलेबस को एक दिन एक साथ में कवर करती है, लेकिन उस सीरीज का हिस्सा, उसका फायदा वही बच्चा उठा पाता है जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा होता है काफी टाइम से। और जो बच्चा अंत में आता है तो वो फायदा तो उठाता है, लेकिन फिर यही होता है कि क्या ही कहें। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपके मित्र, आपके दोस्त, आपका कोई भाई, कोई भी कहीं से भी पढ़ता हो, उससे एक बार बोलिएगा कि एक बार आकर के ज्ञानोदय पे कोई एक क्लास ईमानदारी से करे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों से इस बात को जरूर बोलना। इससे यह होगा कि हो सकता है कि उनकी जिंदगी भी सुधर जाए। ठीक, याद रखिएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास का हिस्सा जरूर बनिएगा। ठीक है बच्चों, चले हम आगे। हाँ, 13 तारीख को तैयार रहना। हिंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग होगी, और ऐसी लॉन्चिंग होगी जो कि आपके अनुसार होगी। आप उसमें जो कहोगे वही होगा। ठीक, बाकी मैंने जो प्लान बनाया है वो प्लान हमारे सामने, हमारा दरवाजा है, उसके ऊपर पूरा प्लान लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज लॉन्च करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कोई इवेंट करते हैं, जहां पे मैं खड़ा हूं वहीं पे पास में एक दरवाजा है, उसके पीछे वो पूरा प्लान लगा हुआ होता है। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट कि कृपया 13 तारीख को हमारा हिस्सा जरूर बनिएगा, इस ज्ञानोदय की क्लास का हिस्सा जरूर बनिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जाते जाते बस एक बात बोलता जाऊंगा मैं आपको कि मोटिवेशन 4 दिन काम आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी जीवन भर काम आएगी। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको टॉपर बनाएगी। कंसिस्टेंसी के बिना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। मोटिवेशन एक पार्ट होता है लाइफ का, बट कंसिस्टेंसी जो होती है वो पूरे जीवन भर आपके साथ चलती है। जिस काम में आप कंसिस्टेंसी रखोगे, कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो, निरंतरता, जो उसमें उस काम में रखोगे वो काम आपको आगे लेकर के जाएगा। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखो, रिजल्ट बेहतर होगा। अपने शरीर के प्रति कंसिस्टेंसी रखो, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अपने मस्तिष्क के प्रति कंसिस्टेंस रहो, आप पॉजिटिवली सोचो सारी चीजों को। अगर आपके साथ कुछ निगेटिव हो जाए, आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाओ। आप निराश हैं, आप परेशान हैं, आप ये सोचो कि ठीक है, जो समय मेरा बीत गया उसके बारे में नहीं सोचूंगा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास कॉल करते हैं, बोलते हैं सर मेरा ये छूट गया, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं उनसे एक बात बोलूंगा, जो हो गया उसको सोचा नहीं करते, और जो होने वाला है उसके ऊपर अधिक सोचा करते हैं। बस याद रखना, जो आप हो गया उसको मत सोचो, उसको वापस नहीं ला सकते। आपने समय बर्बाद किया, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जिन्होंने समय बर्बाद कर दिया उनका समय वापस नहीं आएगा, और जिन्होंने सही उपयोग कर लिया और ओवर कॉन्फिडेंस हो गए वो बर्बाद भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। ये बात बहुत तगड़ी बोली हमने कि अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक सब कुछ बढ़िया करते हुए आए थे, आखिरी के 3 महीने लूज कर दिए और सब कुछ गवा दिया। ये जो बचे हुए 3 महीने हैं ना हमारे पास, अक्टूबर जा ही रहा है, लगभग 15 दिन बीत ही जाएंगे। अभी बचे हुए हमारे पास इस साल के 2.5 महीने और 1 महीना जनवरी का, फरवरी में तो पेपर होंगे। सिर्फ 3 महीने कुछ दिन का समय बचा है, और इस 3 महीने कुछ दिन के समय में यदि आपको कोई बचा सकता है तो ये अंतिम युद्ध बचा सकता है, और 13 तारीख को अंतिम युद्ध का हिस्सा बनना है बस। ठीक है, चलें आगे। एक बच्चा लिख रहा है, उसका नाम है शिवांश, बहुत प्यारी बात लिखी है। सर मैं आपकी वीडियो अपने स्कूल के डिजिटल बोर्ड पर चलाई
तो सभी बच्चे बोलने लगे यह चैनल बहुत अच्छा है, मैं इससे ही पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच शिवांश। अगर इस तरीके से 1000 शिवांश पैदा हो जाएं तो शायद ये हमारे देश का बच्चा बच्चा पढ़ेगा। मोटिवेट रहो, निगेटिव मत सोचो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। चतुराई अंदर नहीं आनी चाहिए। यदि आपके अंदर चतुराई आएगी अपने ही लोगों के प्रति तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक, आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, परिवार को सब कुछ मानिए और उसके बाद आगे मेहनत करिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप ये मत सोचिए बच्चा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है शिक्षा। 24-25 की उम्र तक आप यदि सफल ना हो पाए तो फिर प्रॉब्लम आगे है, फिर 2 चीजों का बोझ आपके ऊपर हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं यदि लड़के की उम्र 25 वर्ष हो गई है तो उसके ऊपर परिवार का दबाव हो जाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 25 की उम्र तक आप अपने आप को सफल इंसान बना लो। और आप ये सोचो 4 दिन में सब कुछ हो जाएगा तो नेवर, नेवर पॉसिबल। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बने। पहले जरूरी है अच्छा इंसान बनना और फिर शिक्षा। 2 चीजें ग्रहण कर लो, जीवन सुधर जाएगा। आज मन किया तो बोल दिया। नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि इतना ज़्यादा इमोशनली बच्चों के साथ कनेक्ट हमेशा होता हूं, लेकिन इतना ज़्यादा ना मैं इमोशन में बहता हूं और ना मैं आपको बहाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज मन किया तो बोल दिया, क्योंकि हमने भी जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। हमने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा। मैंने अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखा है और पिताजी को दिन रात मेहनत करते हुए देखा। पिताजी को खेत में पानी अर्थात सिंचाई करते हुए देखा। और मैं आपको स्वयं बता देता हूँ, मैं वो इंसान हूँ, मैंने खुद रात में 1:30 2-2 बजे तक खेतों में सिंचाई की है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि शिक्षा सर्वोपरि है, आप काम भले ना कीजिए लेकिन शिक्षा ग्रहण कीजिए। लेकिन मेरी माता जी इसके हमेशा विपरीत रही। मेरे घर में, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम के बारे में। दिव्यांशी मैम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाती ही हैं, उनके तौर तरीके एकदम अलग हैं। कभी आप उनसे मिलोगे तो जो शालीनता उनके अंदर है वो शायद मुझे कहीं पर दिखी नहीं। वो जो शालीनता है और सब कुछ आता है उनको। आप उनसे किसी भी प्रकार का खाना बनवा लीजिए, कोई भी काम करवा लीजिए घर का। पढ़ाई में आप देखते ही हैं, बोलने के तरीके, संस्कार जो कि उनको उनकी माताजी से प्राप्त हुए। और मेरी मम्मी ने हमेशा हम लोगों को यही बोला कि आप अपने कार्यों पर फोकस करिए, काम पर फोकस करिए, पढ़ाई भी कीजिए लेकिन काम भी कीजिए। तो जिन बच्चों को काम ज़्यादा पड़ता है ना, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है मेरी आवाज़ को सुन रहे हों और ये सोच रहे हो कि आखिर आपने अपने जीवन में क्या ही कर लिया है। तो बस ये समझ लो कि हमने 4-5 साल में अपने लिए इतना इतना कर लिया है कि मैं कहीं बाहर निकलूंगा तो मुझे खाली नहीं बैठना पड़ेगा। जो कौशल हमारे अंदर आया, वो कौशल हमें आगे लेकर के जाएगा। हर चीज़ में स्ट्रांग हमने 4-5 साल में खुद को किया है और बच्चों के लिए हमेशा मेहनत करना सीखा और ईमानदारी से सीखा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो। और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेहनत करिए और इससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक। मिलते हैं कल, ओके, मिलते हैं कल आप लोगों को। और मैं कल एक पोस्ट डालूंगा। मैं बाराबंकी जा रहा हूँ, ठीक है। तो बाराबंकी जानते हो, लखनऊ के पास में ही है। बाराबंकी जा रहा हूँ तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगा कि मैं शाम के टाइम में बाराबंकी में रहूँगा 1-2 घंटे के लिए। तो अगर कोई उसके आसपास का बच्चा होगा तो वो हमसे मिल लेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा हमारी कॉलिंग टीम के पास, वो बहुत ऑलरेडी डिस्टर्ब रहती, वो आपको सही जानकारी नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो मैं जब
पहुंचूंगा वहां शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास, तो वहां आसपास के जो बच्चे होंगे वो हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, सो ओके, सो बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। और कल आपकी दिव्यांशी मैम की शाम को क्लास होगी, परसों मेरी होगी, और फिर मंडे को होगा महाधमाल। ठीक है, बाय, टेक केयर बच्चों।